है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड 1959। क्योंकि इस सब्जेक्ट में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है, तो मैं ये नहीं चाहती कि मेरे जैसे जो भी स्टूडेंट्स हैं जो कि एलएलबी कर रहे हैं तो उन्हें कोई भी इशू आए इस चीज़ से कि भाई कंटेंट नहीं मिल रहा है, एग्जाम में लिखे तो लिखे कैसे। ठीक है, तो मैं लेके आई हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जितने का भी ऐसा लगेगा कि भाई ये क्वेश्चन आ सकता है, मैं वो सारा विथ डिटेल नोट्स आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, और एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली हूँ। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं भी होता है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइए कि भाई कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं फिर से उसको समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। नहीं समझ में आता तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड, जो कि कब आया है हमारा 1959 में। ठीक है, तो इसमें स्टार्ट ये रहेगा कि ऑब्जेक्ट्स एंड फीचर से स्टार्ट करूंगी मैं। ठीक, क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या फीचर्स हैं इसके लैंड रेवेन्यू कोड के, क्या क्या चीजें हैं भाई इसमें। क्या पढ़ने में तो बड़ा मजा आता है, लोग सब बोलेंगे कि बहुत ज्यादा बोरिंग है, बोरिंग है, तो बोरिंग तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं तो बिल्कुल समझ में आएगा, और बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है ये। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, हम लोग स्टार्ट करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ रेवेन्यू कोड। अब क्योंकि हमको हिस्ट्री नहीं समझ में आती कि भाई इस कोड की जरूरत क्या पड़ी, कहाँ से आ गया ये, तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ था कि हमको आजादी कब मिली थी, 1947 में, है ना। 1947 में हमको मिली आजादी। ठीक, तो उस टाइम तक तो ये वाला टेंशन ही नहीं था कि भाई रेवेन्यू कहाँ आ रहा है, कौन एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, क्या कर रहा है, कुछ लेना देना नहीं था उस टाइम। ठीक है, लेकिन उसके बाद में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बन गया, 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। ठीक, और उसके बाद क्या आया, हमारा जो मध्य प्रदेश है उसका गठन हुआ। कब हुआ, 1956 में। ठीक है, 1956 में जब हमने मध्य प्रदेश का जब हमारे गठन हुआ तो उस टाइम पे मध्य प्रदेश को 5 पार्ट्स में बांटा गया था। उस टाइम पे मेन 5 पार्ट्स थे, और उन 5 पार्ट्स को मिलाकर क्या बोल दिया गया कि भाई ये है मध्य प्रदेश। जिसमें पहला कौन था, महाकौशल रीजन था। नर्मदा के आसपास जितनी भी चीजें थी, मतलब वहां के आसपास वाली जमीन, वहां के लोग, वहां पे क्या हो गया, उसको बोल दिया कि भाई ये महाकौशल रीजन है। उसके बाद मालवा में रहने वाली जमीन और मालवा में रहने वाले लोग, उनको क्या बोल दिया गया, मध्य भारत रीजन। उसके बाद विंध्य प्रदेश, बुंदेलखंड और बघेलखंड वालों को। उसके बाद सिरोंज, जो राजस्थान नीमच के आसपास जो लगा हुआ है ना, उसको क्या बोल देते, सिरोंज बोल देते। और भोपाल तो मुझे नहीं लगता किसी को बताने की जरूरत है। ठीक है, तो ये 5 पार्ट्स में क्या किया गया था, मध्य प्रदेश को बांटा हुआ था। ठीक, यहाँ पे उनके खुद की टीनेंसी रेगुलेशन जो भी एक्ट चल रहा था, वहां पे रेवेन्यू को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए वहां के खुद के कोड चल रहे थे। ठीक है, वहां कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होगा, कहाँ वहां के पीपल्स को कुछ अलग राइट है। भाई देख लिया, महाकौशल रीजन वालों को कुछ अलग राइट दे दिया, विंध्य प्रदेश वालों को कुछ और राइट है। यहाँ पे भूमि स्वामी भाई ट्रांसफर कर सकते हैं। भूमि स्वामी मतलब उसकी जमीन है भाई, मालिक है वो, उसके पास तो होना चाहिए राइट की। मैं अगर मेरी जमीन है तो मेरे पास ये राइट तो होना चाहिए ना कि मैं किसी और को दे सकती हूँ, तो वहां पे राइट है। लेकिन अगर विंध्य प्रदेश में देखो तो राइट ही नहीं था उनको। तो इन सब चीजों को देखते हुए लगा कि भाई ये तो बहुत ही ज्यादा मतलब गलत हो रहा है। तो वहां पे क्या जरूरत लगी, फिर वहां पे एक कोड आया गया। यहाँ पे क्या इतने कोडों को मिलाकर क्या किया गया, एक कोड लाया गया, और वो क्या था, मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड, जो कब आया है 1959 में। इन सब चीजों को देखते हुए कि भाई यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। अब हम एक जगह के रहने वाले लोग हैं तो एक जैसा ही कोड होना चाहिए ना। तो अब क्योंकि लैंड जो है वो क्या है, लैंड जो सब्जेक्ट मैटर है वो स्टेट का है, तो अब ये नहीं हो सकता कि पूरे इंडिया में एक जैसा हो, वो नहीं हो सकता है। लेकिन ये हो सकता है कि पूरे स्टेट में तो एक जैसा लॉ होना ही चाहिए, है ना। अब क्योंकि बोला ही जाता है कि जो स्टेट मतलब जो स्टेट की जमीन है वो कौन मालिक है, उसका मेन मालिक तो हमारे जो गवर्नमेंट जो स्टेट है वो है। ठीक है, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यहाँ से आगे शायद समझ में आ गया हो, नहीं समझ में आया तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कहाँ क्या प्रॉब्लम आई है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेचर ऑफ कोड। तो नेचर ऑफ कोड क्या रहेगा, ये है लोकल लॉ, क्योंकि ये अब मध्य प्रदेश में लागू हो सकता है। आप जाके यूपी में नहीं बोल सकते कि भाई एमपी वाला एमपी एलआरसी लागू करेंगे हम, तो वहां ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वहां के राइट्स अलग है भूमि स्वामी के, यहाँ पे अलग है। यहाँ पटवारी अलग है, वहां पे लेखपाल अलग है। ठीक है, तो वहां का कोड अलग है और यहाँ का कोड अलग है, मिक्स नहीं करना है। उसके बाद सिविल लॉ है ये,
देखेंगे अभी। तो इसमें क्या है, ये सिविल प्रक्रिया पे ही ध्यान देता है, मीन जमीन से ही रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे मारा पीटी कुछ नहीं है, मर्डर वर्डर नहीं होता है, ठीक है। तो सिविल लॉ है ये। उसके बाद ये क्या, प्रोसीजरल लॉ है। यहाँ पे प्रोसीजर भी बताया गया कि भाई अगर रेवेन्यू कलेक्ट करना है तो इसका प्रोसीजर क्या है, तो ये क्या है, प्रोसीजरल लॉ है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ एमपीएलआरसी इज प्रोस्पेक्टिव बट नॉट द रेट्रोस्पेक्टिव, लेकिन कुछ केसेस में ये क्या है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी है। जब अगर हम बात करें कि ट्राइब्स, एबोरिजिनल ट्राइब्स वाली बात करें तो वहां रेट्रोस्पेक्टिव भी ये लागू होता है। उसके बाद नॉट अ एग्जॉस्टिव कोड, मतलब ये एग्जॉस्टिव नहीं है, इसको पूरा तरह से कंप्लीट होने के लिए हम क्या करते हैं, सिविल में भी चले जाते हैं, सिविल प्रोसीजर कोड में भी इसको प्रॉपर तरीके से यूज करने के लिए। अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करें, मतलब ये भाई ये जो रेवेन्यू कोड है हमारा, वो कितना, क्या भाई ये कितने में है, कैसे बटा हुआ है, तो इसमें देखें तो 19 चैप्टर है टोटल, ठीक है। चैप्टर कितने हैं, 19 है। सेक्शंस कितने हैं, 264 है। और शेड्यूल कितने हैं, 3 शेड्यूल में बटा हुआ है, जो हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ फोकस करने वाले हैं चैप्टर और सेक्शंस पे, ठीक है। अब आते हैं मेन इंट्रोडक्शन क्या रहेगा इसके, देखिए। जो मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड है, कब आया, 1959 में। उसने क्या डिस्कस किया, क्या कॉन्टेक्स्ट क्या है भाई, तो अगर लैंड रेवेन्यू, लैंड से रिलेटेड जितना भी रेवेन्यू है उसी के कलेक्शन की बात करता है ये। तो इट्स कोर्स इंप्लीमेंटेशन, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव द कोड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू इन मध्य प्रदेश। अब नाम में ही छिपा हुआ है कि लैंड रेवेन्यू, ठीक है। तो लैंड का जो रेवेन्यू है उसी से रिलेटेड है भाई ये। बिफोर 19 बहुत सारे प्रोविंसेस में, क्या सेंट्रल प्रोविंस हो गए, विंध्य प्रोविंस हो गए, नागपुर हो गया, उनके खुद के रेवेन्यू कोड चल रहे थे उस टाइम पे। तो वो क्या कर रहे थे, यहाँ पे अलग राइट्स दे रहे हैं लोगों को, यहाँ पे अलग राइट्स दे रहे हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग राइट्स एंजॉय कर रहे हैं। कुछ जो है जिनके साथ में कुछ को इनइक्वालिटी हो रही किसी के बात में, भाई ठीक है चल रहा है, ठीक है। लेकिन वहां पे देखा गया गवर्नमेंट को, भाई ये तो बहुत ही गलत चल रहा है। तो क्या किया गया, एक कोड लाया गया जिसने क्या किया, यूनिफॉर्मिटी लाई भाई। यहाँ के पर्सन को भी सेम राइट मिलेगा, उधर वालों को भी सेम राइट मिलेगा। तो एमपीएलआरसी यूनिफाइड द लॉ, एबॉलिश द इंटरमीडिएट, जो जमींदारी लोग थे ना, जमींदारी कौन कौन से चलते थे उस टाइम पे, तो उसको एबॉलिश किया। बिचौलिया चाहिए ही नहीं, ठीक है। डायरेक्ट गवर्नमेंट का डायरेक्ट रिलेशन किससे बनेगा, जो भी भूमि स्वामी है, जो मेन पर्सन रह रहा है उससे बनेगा। कोई बीच वाला बिचौलिया नहीं चाहिए था, तो उसको क्या कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया। एंड एस्टैब्लिश्ड अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड द कल्टिवेटर्स, मतलब जो उगा रहा है जमीन पे वो और स्टेट, ठीक है, उन दोनों का डायरेक्ट रिलेशनशिप बना दिया गया, कोई बीच में नहीं आएगा अब। उसके बाद में अब जाते हैं हम लोग मेन फोकस करते हैं। जो पहला क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सबसे पहला यही दिखेगा कि व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स एंड फीचर्स ऑफ मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड, ठीक है। तो क्या ऑब्जेक्टिव था भाई, क्यों लाया गया, अभी देखा ही कि क्या कर रहे थे। विंध्य प्रदेश में अलग एक्ट कोड चल रहा है, महाकौशल रीजन में अलग कोड चल रहा है, मतलब हर तरफ के अलग अलग कोड चल रहा है। लोगों को क्या हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रही है भाई की यहाँ वाले को तो अलग राइट मिल रहा है, वहां वालों को अलग राइट मिल रहा है। दुख होता है ना देख के कि भाई इसको तो ये हम देखते ना पड़ोस में भी कि भाई, या पड़ोस में क्या कहीं भी देख लो, सामने वाले की खुशी नहीं देखी जाती, ठीक है। तो वही था यहाँ पर भी कि भाई हम ऐसे कैसे देख ले कि सामने वाले को ज्यादा राइट्स मिल रहे हैं, हमको कम मिल रहे हैं, या हमको ज्यादा मिल रहा है उसको, तो क्या था, सेम चीजें होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी हमको क्या चाहिए था, यूनिफॉर्मिटी चाहिए थी, यूनिफॉर्मिटी ऑफ लैंड लॉस अक्रॉस द स्टेट, मतलब पूरे स्टेट में क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, अलग अलग नहीं कोई रहेगा भाई। फिर कंसोलिडेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ लैंड रिवेन्यू, क्या हो रहा था कि भाई अगर लैंड रिवेन्यू के लिए अलग कोड चल रहा था, सेटलमेंट के लिए अलग कोड चल रहा था, मतलब हर एक पर्टिकुलर मैटर के लिए क्या कर अलग अलग चीजें चल रही थी, अलग अलग कोड्स पढ़ना पड़ रहा था भाई। लॉ स्टूडेंट्स के लिए बहुत दिक्कत होती होगी भाई, इतना कैसे पढ़े। तो इसको क्या किया गया, कंसोलिडेट और सिंप्लीफाई कर दिया गया, एक ही लेजिस्लेशन में, एक ही कोड में सबको डाल के भाई हो गया खत्म। रिकॉग्निशन ऑफ भूमि स्वामी राइट्स, ठीक है। अगर हम अभी आगे मेरे साथ बने रहोगे तो भूमि स्वामी राइट्स भी पढ़ेंगे हम लोग। 158 में भूमि स्वामी होते कौन है, उनके क्या क्या राइट्स हैं, ठीक है, वो भी पढ़ेंगे। तो इसमें क्या किया, मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि उसको रिकॉग्निशन मिला। उसके बाद स्ट्रेंथनिंग द रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, क्या किया गया, स्ट्रेंथनिंग दी रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को क्या किया गया, थोड़ा मजबूती देना था उसमें। फिर एक्यूरेट एंड अपडेटेड लैंड रिकॉर्ड्स, इनका मेन ऑब्जेक्टिव एक ये था कि भाई एक्यूरेट करो, क्या मतलब कि एक्यूरेसी नहीं है उसमें कि भूमि जमीन किसी और की, खेती कोई और कर रहा है, नाम किसी और का चल रहा है, तो ये तो गलत था ना। अपडेट और लैंड रिकॉर्ड्स, फेयर असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल कम्युनिटीज, ST/SC की जमीन क्या होती थी, अब उस टाइम पे चल ही रहा था बहुत ज्यादा कि भाई ST/SC हैं, चलिए उनको हटाइए। अब क्या होगा, जो
जनरल के हैं वो लोग आएंगे, तो क्या ट्रांसफर हो जाता था, पैसे भी उनके पास ज्यादा होते थे तो क्या करते थे, ट्रांसफर करवा लेते थे। लेकिन उस पर भी रोक लग गई कि अब कोई एसटी एससी वाला पर्सन क्या कर सकता है, उसको नहीं दे सकता था, नॉन एसटी एससी को ट्रांसफर कर ही नहीं सकता था। अगर करता था तो जीरो हो जाता था, मतलब उस ट्रांसफर का कोई मतलब ही नहीं निकलता था। और अगर करना भी तो उसमें पहले ऊपर से परमिशन लेके आओ, उसके बाद में ट्रांसफर होगा। लीगल रेमेडीज दे दी कि भाई अगर कोई जो है, कोई रेवेन्यू ऑफिसर आए, आगे आगे पढ़ेंगे हम रेवेन्यू ऑफिसर कौन है। रेवेन्यू ऑफिसर अगर कोई ऑर्डर दे देते, कोई डिसीजन दे देते हैं और उससे क्या होता है, एक सामने वाला पर्सन पीड़ित हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, अपील कर सकता है, उसके बाद रिवीजन के लिए भी बोल सकता है, रिव्यू के लिए। तो इसमें ये भी ऑब्जेक्टिव था कि भाई ये चीजें भी प्रोवाइड करो ना, क्या मतलब कि एक डिसीजन दे दिया तो अब आगे कुछ हो ही नहीं सकता है, तो वो बाइंडिंग नहीं होना चाहिए। उसके बाद इंप्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, और इंप्लीमेंटेशन क्या आएगा, लैंड रिफॉर्म। उसके बाद हम लोग आते हैं मेन हमारा जो है फीचर्स ऑफ लैंड रिवेन्यू। क्या क्या फीचर्स है लैंड रिवेन्यू के, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले कॉम्प्रहेंसिव एंड सेल्फ कंटेन कोड है ये। कॉम्प्रहेंसिव एंड सेल्फ मतलब इसमें क्या है, टीनेंसी भी कवर हो रहा है, लैंड रिवेन्यू या लैंड टेन्योर भी कवर हो रहा है, लैंड रिवेन्यू भी, सेटलमेंट, लैंड रिकॉर्ड्स, मतलब एक में ही पूरे को कंसोलिडेट कर दिया है, एक में ही। ये नहीं कि लैंड रिवेन्यू का है तो लैंड रिवेन्यू कोड खोल के बैठ गया, सेटलमेंट है तो सेटलमेंट के लिए वो किताब खोल के बैठ गए कि चलिए अब ये पढ़ेंगे, फिर लैंड रिकॉर्ड्स देखा तो लैंड रिकॉर्ड्स के लिए अलग एक्ट है। ऐसा कुछ नहीं था, एक ही लेजिस्लेशन में सब कुछ कंटेन करके रख दिया गया कि अब रिवेन्यू का मतलब कौन आएगा, लैंड रिवेन्यू आएगा। उसके बाद में रिप्लेस द पैच वर्क ऑफ लॉज विथ वन यूनिफॉर्म सिस्टम। ओके, फिर आते हैं हायरार्की ऑफ रिवेन्यू ऑफिसर्स। अब इसमें क्या है, अगर हम जाएंगे ना सेक्शन 11 में तो वहां पे 19 तरह के रिवेन्यू ऑफिसर्स बताए गए हैं, ठीक है, कि यहां से लेके ऊपर तक सारे कमिश्नर, बोर्ड से नीचे जो कमिश्नर है, कमिश्नर से नीचे तक, ठीक है, सुपरिटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स तक, सब क्या किया गया है यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद पटवारी भी हैं, वो भी आएंगे, लेकिन वो 104 से 108 के बीच में आते हैं, पहले नहीं आते हैं। सेक्शन 11 में सिर्फ 19 रेवेन्यू ऑफिसर्स की ही बात की गई है। उसके बाद ईच हैज उनका खुद का बताएंगे, भाई तुम कहाँ तक तुम्हारी लिमिट है, वहीं तक काम करना है, उसके आगे अगर काम किया तो फिर भाई तुमसे हमसे बुरा ना होगा, ठीक है, तो वहीं तक काम करना है। उसमें पूरा उनको दिया हुआ है कि तुम्हारी जो लिमिट है यहीं तक है, इसके आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। तो हायरार्की ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स दे रखा है। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ भूमि स्वामी कॉन्सेप्ट, यहाँ पे क्या किया गया, भूमि स्वामी कॉन्सेप्ट का भी जो है इंट्रोड्यूस किया गया कि भाई क्या है, कितने राइट्स होंगे, कहाँ तक राइट्स होंगे, कैसे रिवेन्यू पे करना है, क्या करना है, सारी चीजें यहाँ पे ला दी गई थी। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड लॉट्स। देखिए अगर एक जमीन है तो जमीन को लेने के 3 तरीके थे। एक था भूमि स्वामी, मतलब क्या हो गई, भाई मैं ही ऑनर हूं इसके, ठीक है, प्रॉपर राइट्स हैं, ट्रांसफर भी कर सकती हूँ, मेरे बच्चों को भी ये जमीन मिल सकती है और मैं जो चाहूँ उस जमीन के साथ में कर सकती हूँ। ये क्या था, भूमि स्वामी। उसके बाद में जमीन जो है वो गवर्नमेंट की है और गवर्नमेंट जो है किसी पर्सन को लीज पे दे रही है वो, ठीक है, वहां पे क्या करना पड़ेगा, अब लीज पे है तो उसको रेंट जो है वो पे करना पड़ेगा। अब लीज पे मैंने ले रखा है, रेंटल ले रखा है, तो मैं उसको बेच नहीं सकती हूँ ना, मैं सिर्फ एंजॉय कर सकती हूँ, पजेस में मतलब पोजीशन में ले सकती हूँ उस चीज को, लेकिन ट्रांसफर नहीं कर सकती हूँ। तो लीज पे यही था कि जिस पर्पस के लिए मैंने उस लैंड को लिया है मैं वही पर्पस फुलफिल करूंगी, उसके अलावा कुछ नहीं। उसके बाद एक होता है सर्विस लैंड। सर्विस लैंड में क्या होता है कि पर्सन को, जैसे कोई ऑफिस, जैसे कोटवार हो गया, ठीक है, उनको क्या की जाती है, सर्विस लैंड दी जाती है कि जब तक आप इस गांव को देख रेख करोगे, जो भी आपको ड्यूटीज दी गई हैं वो करोगे, तब तक आपको ये जमीन मिली है, आप इससे अपना खर्चा चलाओ, खेती करो, जितना कमा सकते हो कमाओ। लेकिन जिस दिन आपने ये ड्यूटी छोड़ी, जिस दिन आपका खत्म हुआ टाइम पीरियड, उस दिन से वो जमीन क्या हो जाएगी, फिर गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। या गवर्नमेंट के पास क्या, जो भी कोटवार के बाद दूसरा कोटवार आएगा वो उस पर खेती करेगा। तो ये होता है क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड होल्डर्स, मतलब 3 तरह से लैंड को होल्ड किया जाता है स्टेट में। उसके बाद में हम लोग बात करें अगर सिस्टम ऑफ लैंड रिवेन्यू। सिस्टम ऑफ लैंड रिवेन्यू में क्या है, लैंड रिवेन्यू के लायबिलिटी अटैच, तो यहाँ पे जो लायबिलिटी है ना डायरेक्ट लैंड से अटैच कर दी है, ठीक है, पर्सन से नहीं अटैच की गई है। अगर आपने लैंड रिवेन्यू नहीं पे किया तो लायबिलिटी आपके लैंड पे आएगा। भाई लैंड रिवेन्यू अगर नहीं दोगे तो आपके खेत से सबसे पहले उसी को हटा के क्या किया जाएगा, हमको तो रिवेन्यू चाहिए, क्योंकि भाई जमीन किसकी, स्टेट की है। अब स्टेट को तो चाहिए रिवेन्यू, रिवेन्यू नहीं आएगा तो पब्लिक का वेलफेयर कैसे होगा, ठीक है, तो जरूरी है। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटेबल असेसमेंट लेट डाउन, ऑल्सो प्रोवाइड एग्जाम्पशंस रिमिशन। भाई कुछ बाढ़ सूखा कुछ हो गया है तो उस टाइम पे एग्जाम्पशंस भी दे कि भाई मत दो अभी, ठीक है, अभी नहीं चाहिए। उसके बाद में साइंटिफिक लैंड रिकॉर्ड सिस्टम लाया गया, मेंटेन बाय पटवारी। अब पटवारी तो बताने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ज्यादा ही
हमारे यहाँ पे फेमस है, इंक्लूड्स खसरा, खतौनी, जामबंदी, ऑनरशिप, ठीक है, विलेज मैप्स, ये सारे चीज कौन करता है लैंड रिकॉर्ड्स में? कौन साइंटिफिक, ये सबसे किसका काम है ये मेंटेन करके रखना? तो पटवारी का काम है, ठीक है, कि खसरा क्या है, खतौनी क्या है, इसके बाद में जामबंदी क्या है, विलेज मैप, सारा कौन करके रखता है, अपडेट कौन करके रखता है? पटवारी। अपडेटेड एनुअली एंड फॉर्म्स द बेसिस फॉर ऑनरशिप, मतलब हर साल वो क्या करते हैं, उस चीज को अपडेट करते हैं। बेसिस फॉर ऑनरशिप डिस्प्यूट्स, की कोई डिस्प्यूट ना हो, लोन्स और ट्रांसफर से रिलेटेड, मतलब जितना भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सब क्या करता है, रिकॉर्ड करके रखता है। उसके बाद में रेगुलेटेड टीनेंसी, ठीक है, डिफाइंस राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ टीनेंट्स। भाई टीनेंट, उसकी क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज है? भाई रेंट पे करो टाइम टू टाइम, और क्या, यही होगा। उसके बाद में क्या हो सकता है कि जिस पर्पस के लिए आपको दिया गया है आप उसी पर्पस के लिए यूज करो, ये नहीं कि आपको दिया है एग्रीकल्चर करने के लिए और आप उसमें कुछ और कर रहे हो, तो ये चीजें नहीं, उसमें प्रॉपर डिफाइन किया गया, राइट्स ड्यूटीज क्या है, प्रोटेक्ट देम फ्रॉम आर्बिट्री, कोई निकाल भी नहीं सकता फालतू में कि नहीं भाई आज मेरा मूड नहीं है अब आप निकलो इस जमीन से, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये चीज भी नहीं रहेगी। सम टीनेंसी राइट्स आर हेरिटेबल एंड प्रोवाइड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। उसके बाद कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। अब क्या था कि अब एक आदमी है, अब जरूरी तो नहीं है ना कि उसको जो जमीन खरीदे तो वो बिल्कुल पास पास ही मिले। क्या होता था, एक गांव में, एक नॉर्थ में उसकी जमीन है, एक साउथ में है, एक ईस्ट में है, एक वेस्ट में है। अब क्या है कि उसको एग्रीकल्चर करना है तो इधर भी भगना पड़ रहा है, उधर भी भगना पड़ रहा है, मतलब हर चारों तरफ भगना पड़ रहा है। तो एग्रीकल्चर में क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर तो वो कर भी नहीं पा रहा है, ऊपर से उसको क्या हो रहा है, इकोनॉमिक भी थोड़ा सा लोड आ रहा है। तो उसको कम करने के लिए क्या किया गया, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, मतलब उसको क्या किया, एक ब्लॉक में कर दो, ये जो टुकड़ों टुकड़ों में बटी हुई जमीन है उसको क्या करना, एक में करना, उसी को क्या बोलते हैं, कंसोलिडेशन। तो हम लोग पढ़ेंगे जब कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग 105 से 121 तक में, तो मैं इसके सारी जो भी प्रोविजन है मैं समझाऊंगी अच्छे से कि क्या है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, होता कैसे है, स्कीम कैसे क्या रहती है, अगर कोई पर्सन एग्री होता है उस चीज से तो उसका क्या रहेगा, ठीक है, तो ये सारी चीजें रहेंगे इसमें। फिर स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर ट्राइबल एंड वीकर सेक्शंस, तो यहाँ पे क्या किया गया है, इस फीचर ये भी बहुत अच्छा है कि भाई वीकर सेक्शंस हैं, जो भी एसटी एससी हो गई, ओबीसी हो गए, मतलब एसटी एससी जो भी उनकी जमीन हो गई, उनको ऐसे ही कोई बिना परमिशन के ट्रांसफर नहीं करवा सकता है, ठीक है। कंट्रावेंशन आर डिक्लेयर्ड अब इनिशियो, दिस इंश्योर्स लैंड रिमेन्स इन द हैंड्स ऑफ वीकर कम्युनिटीज। ये नहीं कि भाई जिसके पास जनरल वाले हैं अब वो क्या कर रहे हैं कि पैसा फेंक रहे हैं और क्या कर रहे हैं, उनकी जमीन जो है वो हड़पे जा रहे हैं या ऐसे ही हड़पे जा रहे हैं, तो ये सब चीजें नहीं होंगी। वहां पे क्या होगा, प्रॉपर पहले हमको जरूरत पड़ेगी ऊपर से परमिशन की, पहले तो मिलेगी ही नहीं, और अगर मिलती हुई तो परमिशन चाहिए होगी, ठीक है। उसके बाद लीगल रेमेडीज, लीगल रेमेडीज में क्या रहेगा, अपील, रिव्यू, रिवीजन। भाई अब हो गया, किसी ने क्या किया, ऑर्डर दे दिया रेवेन्यू ऑफिसर ने कि जाओ भाई आपको इतना रिवेन्यू पे करना पड़ेगा, ठीक है, या जमीन से रिलेटेड कोई भी चीज हो गई जो कि मतलब पर्सन जो है उससे अग्रीव हो रहा है गवर्नमेंट से, तो क्या करेगा, अपील कर सकता है, रिवीजन कर सकता है, रिव्यू कर सकता है, उसके पास में ये राइट है। ये तो रेवेन्यू कोर्ट्स हैंडल डिस्प्यूट, जो रेवेन्यू कोर्ट्स है वो हैंडल करते हैं ये सारे डिस्प्यूट्स को। मल्टी टायर अपील सिस्टम इंश्योर जस्टिस, एग्जाम्पल पटवारी रिकॉर्ड कैन चैलेंज अप टू बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। देखिए क्या है सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, हमारे डीपीएसपी में देके रखा हुआ है ना। सपोज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी 39B(c) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए, है ना। प्रमोट्स एग्रेरियन इक्वालिटी एंड रूरल डेवलपमेंट। समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो सभी को मुझे लगता है अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, जहां पे आप लोगों को डाउट हो, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए कहाँ नहीं समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है मैं फिर से वीडियो बिल्कुल बनाऊंगी, उस चीज को समझाऊंगी। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बोलिए, मैं फिर अपलोड कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दे दूंगी और आप वहां से जाके ये नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर और आगे के लेक्चर चाहिए और आपको मेरे लेक्चर समझ में आ रहा है तो बिल्कुल लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके शेयर करिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, ठीक है। तो ये आपका धर्म बनता है कि आप मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, और बने रहिए मेरे साथ में। धन्यवाद।